नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से राज्य बजट पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, केंद्रीय बजट के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का बजट भी पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है। प्रदेशवासियों के लिए इस बजट में बहुत से खास प्रावधान और घोषणाएं की गई हैं। इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे गति मिलेगी, विकसित बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति में ये बजट कितना मददगार साबित होगा, साथ ही साथ पिंक बजट के नाम से सुर्खियों में रहने वाले इस बजट में महिलाओं और अन्य वर्गों को क्या कुछ मिला है, कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेषज्ञों को। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नंदिनी मेहता, आप जीडी विमेंस कॉलेज में इकोनॉमिक्स पीजी डिपार्टमेंट की हेड रह चुकी हैं, और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं सुधांशु कुमार, आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नंदिनी जी और सुधांशु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। सुधांशु जी, चुनावी साल में नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश हुआ है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, एक अर्थशास्त्री की नजर में कैसा रहा राज्य का बजट? विकसित बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति में इस बजट को आप कितना अहम मानते हैं? थैंक यू। यह वर्ष बिहार के लिहाज से देखा जाए तो काफी खास वर्ष है। केंद्र सरकार के बजट में भी बिहार की खास चर्चा हुई और उससे आगे बढ़ते हुए बिहार सरकार ने भी बिहार के लिए कुछ खास घोषणाएं की हैं। यह वर्ष खास इसलिए है कि इस वर्ष में आने वाले महीनों में, कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं, तो लोगों की नजरें थी कि इस बजट में कि सरकार जनता के लिए क्या लेकर के आ रही है। साथ ही जैसा आपने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए, तो विकसित बिहार बनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विजन 2047 जो देश के विकास के लिए आवश्यक है, उसको प्राप्त करने के लिए एक विकसित बिहार का भी लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है, और इस बजट को उस लिहाजे से भी देखा जा सकता है। बजट का आकार इस बार जो रखा गया है 3,16,895 करोड़, लगभग 3,17,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले बजट से 13.69% अधिक है। तो बजट में वृद्धि की गई है, और यह वृद्धि किस तरीके से की गई है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल खर्च में योजना मद में जो खर्च है उस खर्च को 16.7% से बढ़ाया गया, वहीं स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय है उसे 11% से बढ़ाया गया है। इसमें जब हम वर्गीकृत करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि 22.3% की गई है, वहीं राजस्व खर्च में वृद्धि 11.6% है। तो पूंजीगत व्यय में अधिक वृद्धि सरकार की प्राथमिकता को भी दर्शाता है कि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर सरकार का जोर रहेगा आने वाले वर्ष में, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर हम देखें कि बजट का जो खर्च का जो स्वरूप है विभागवार, तो उसमें राज्य सरकार ने सर्वाधिक प्राथमिकता शिक्षा विभाग को दिया, जिसके लिए बजट का 19.2% लगभग खर्च होना है, जो 60,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद हालांकि पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ लोन्स, इन चीजों पर खर्च ज्यादा आता है। लेकिन विभागवार दूसरा अगर देखें तो हेल्थ पर कुल बजट का खर्च शिक्षा के बाद हेल्थ पर है, उसके बाद होम और रूरल, इस प्रकार विभागवार घोषणाएं भी की गई हैं। इन सब के साथ साथ बिहार सरकार ने इस चीज पर ध्यान रखा है कि बजट में अनुशासन को, वित्तीय अनुशासन को कैसे इंश्योर किया जाए, और इस संदर्भ में अगर देखें तो रेवेन्यू अकाउंट में सरप्लस रखा गया 0.8%, अर्थात 8,800 से अधिक करोड़ का सरप्लस जनरेट किया जाए, जो पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च कर दिया जाएगा। और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, जिसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं, तो बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा जो नियम के हिसाब से 3% के अधीन रहना चाहिए, उसे 2.98% बिहार राज्य के जीएसडीपी पर रखा गया है। जी नंदिनी जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि सभी वर्गों का हालांकि इस बजट में ख्याल रखा गया है और 52 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, लेकिन महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा घोषणाएं आई हैं। 12 घोषणाएं सिर्फ महिलाओं के लिए की गई हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले प्रदेश की आधी आबादी को एम्पावर करने के लिए इस बजट में क्या कुछ सौगातें दी गई हैं? हाँ सविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बजट में लगता है कि गुलाबी रंग की प्रमुखता देखी जा रही है। सबसे प्रथम तो पिंक टॉयलेट्स के रूप में, ये एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए है, महिलाओं के लिए है, और ये शहरों में इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि स्वच्छ
टॉयलेट्स की आवश्यकता महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। साथ साथ पिंक बसेस भी चलाई जाएंगी, ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। और इसमें खास बात अब ये रहेगी कि ड्राइवर, कंडक्टर भी महिला रहेगी। साथ साथ मेंटेनेंस की जो स्टाफ होगी वो भी महिलाएं रहेंगी। और इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और शहरों में, प्रमुख शहरों में ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। साथ साथ कामकाजी महिलाओं के लिए जो बहुत आवश्यकता थी, छात्रावास के लिए जो वर्किंग विमेन्स हॉस्टल जो होगी उसकी भी स्थापना की घोषणा की गई है प्रमुख सिटीज में। एक और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी घोषणा हुई है, वो है कि महिला पुलिस के लिए थाना के आसपास रहने की सुविधा दी जाएगी सरकार द्वारा। ये मुझे खासकर मेरे दिल को इसने बहुत छुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पुलिस में भर्ती हुई हैं और उनको ये सब समस्याएं बहुत रहती हैं। साथ साथ जिम ऑन व्हील्स की बात हुई है, उसमें महिला ट्रेनर्स भी होंगी। वेंडिंग जोन्स होंगे महिलाओं के लिए, जो महिला हाट पटना में शायद सबसे पहले शुरू होगा, दीघा से शायद एलसीटी घाट तक, और महिलाओं को एक परमानेंट स्थान मिलेगा अपने चीजों को बेचने के लिए। ई रिक्शा, और अगर महिला ई रिक्शा खरीदती है या वो टू व्हीलर्स भी खरीदती है तो उसमें कुछ अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा अगर वो व्यवसाय के लिए इसको क्रय करती हैं। देन 33% कोटा भी दिया जा रहा है विमेन को इन स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। स्किल ट्रेनिंग फॉर महिलाओं के लिए खासकर कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। टूरिज्म में भी उनके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको एक महिला गाइड के रूप में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये सब बहुत सराहनीय है मुझे लगता है। अगर सरकार इसमें सफल होती है इन सब घोषणाओं में, तो लड़कियों के लिए बहुत ही सराहनीय होगा ये। जी बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सुधांशु जी। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि प्रदेश की जो विकास दर है वो 14.5% रही है। तो इस बजट में आप राजकोषीय प्रबंधन को कैसे देखते हैं? इस बजट से विकास और अर्थव्यवस्था को कैसे गति मिलेगी, क्या आप कहना चाहेंगे? राजकोषीय प्रबंधन की बात जहां तक है, तो बिहार सरकार ने खासकर लंबे समय से, पिछले 2 दशक से राजकोषीय प्रबंधन में अनुशासन को बनाए रखा है। जो नियम संगत जो राजकोषीय पैरामीटर्स हैं, फिस्कल पैरामीटर्स हैं, सारे घाटे को नियंत्रण में रखते हुए उसके भीतर रखने की कोशिश की है। और इस बार के भी बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू अकाउंट में सरप्लस की घोषणा की गई है, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय में किया जाएगा। जहां तक राज्य के विकास दर की बात है, राज्य ने अपने जो सीमित संसाधन है राजकोषीय, उसके उपयोग का समुचित प्रबंधन करते हुए आर्थिक विकास की उच्च गति को प्राप्त किया है। और यह विकास दर 14.5% जो है राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। और पिछले कुछ 10 सालों के एवरेज को देखें तो किसी साल अधिक रहा, किसी साल कम रहा। तो औसत विकास दर जो 2011-12 से के आधार वर्ष से नए आंकड़े आए हैं, तो उसमें बिहार का औसत विकास दर वर्तमान मूल्य पर 10.9% था, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग करीब है 10.7% से। तो राज्य ने अपने संसाधनों का उपयोग किया है। राज्य में आर्थिक गतिविधियों में समय के साथ विकास हुआ है। और राज्य के आर्थिक संरचना को अगर हम देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, तो प्राइमरी में कृषि के साथ साथ सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान समय के साथ बढ़ा है, जिसमें फिशरीज, एग प्रोडक्शन और इन चीजों का योगदान, और उसमें सरकार में के बजटीय प्रावधानों से भी सहयोग मिला है कृषि क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र जिसका सर्वाधिक योगदान रहा है बिहार की आर्थिक गतिविधियों में, करीब 60%, तो उसमें भी तेज गति से विकास दर्ज की गई है। और उनसे जुड़ी हुई क्षेत्रों के लिए भी इस बजट में काफी घोषणाएं की गई हैं। जी नंदिनी जी, इस बार के बजट में सबसे अधिक 19% आवंटन शिक्षा के लिए किया गया है। 300 से ज्यादा डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणाएं हुई हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका भी लंबा अनुभव रहा है, इस नाते आपसे जानना चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में ये घोषणाएं किस तरह से उपयोगी साबित होंगी? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हमें उम्मीद है कि उस पर भी सरकार ध्यान देगी। इन योजनाओं से अभी तो नंबर्स बढ़ने वाले हैं। डिग्री कॉलेजेस जो खुलने वाले हैं हर प्रखंड में, ये भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि दूर दराज, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है जो परिवार, उनकी लड़कियां खासकर और लड़के भी बहुत दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं तो ये बेसिक शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा इन्हें आसपास मिल जाएगी, जो कि बहुत सराहनीय है।
साथ साथ ये भी कहा गया है कि नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया जाएगा और इसका संचालन प्राइवेट सेक्टर शायद करेगा। साथ साथ पीपीपी मोड में भी मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके साथ अगर हम ये देखें, बच्चों की पढ़ाई देखें तो उनकी स्कॉलरशिप को डबल किया गया है, एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को, प्लस एससी हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स की जो अलाउंस है उसको भी डबल करने की घोषणा की गई है। और रेसिडेंशियल स्कूल्स जहां पर जिन प्रखंडों में नहीं है वहां पे रेसिडेंशियल स्कूल्स खोलने की भी बात की गई है। तो इस तरह से काफी, आपने कहा कि सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है शिक्षा में, तो काफी ज्यादा संख्या में इन्होंने घोषणा की है, स्कूल्स और कॉलेजेस एंड मेडिकल स्कूल्स ऑल्सो। तो ये देखा जाए कि किस तरह से ये बनना शुरू होते हैं और क्या इनकी गुणवत्ता के लिए भी सरकार उतना प्रोविजन करेगी आगे। जी सुधांशु जी, इस बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर होने की बात कही गई है। आंकड़े कहते हैं कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना यहाँ पे पहले नंबर पर है। आपसे हम जानना चाहेंगे वो क्या आधार है जिससे बिहार की वित्तीय स्थिति बेहतर होने की पुष्टि होती है। यह बहुत ही सुखद है। आर्थिक विकास के दर में बिहार का अग्रणी होना एक बिहार के विकास की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उम्मीद जताता है। और जो तेज गति से बिहार ने जो अनुमानित है 2023-24 का यह त्वरित अनुमान है, जिनमें कभी कभी आंकड़ों में सुधार भी होते हैं, लेकिन वर्तमान में जिन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं उन आंकड़ों के हिसाब से बिहार तेलंगाना के बाद दूसरी गति पे है। और इस आर्थिक विकास को प्राप्त करने में जिन क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा है वह कृषि और सहवर्ती क्षेत्र हैं, जिसने तेज गति से, सहवर्ती क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र जिनसे लोगों को, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है, जिसमें फिशरीज हो गए, आपके जो इनपुट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो इनपुट उत्पादन करते हैं वो हो गए, तो कैश क्रॉप्स हो गए। तो इनका तेजी से विकास राज्य में हुआ है। दूसरा जो प्रमुख योगदान रहा है इस तेज गति को प्राप्त करने में वो सेवा क्षेत्र में रहा है, जो बिहार में काफी जो 60% है उसमें रहा है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में भी कई प्लांट्स लगे हैं, इथेनॉल के प्लांट लगे हैं। साथ ही जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, सीमेंट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कई इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्षेत्रों में जो हो रहे हैं, इन सब की परिणति जो है बिहार के आर्थिक विकास को तेज गति प्रदान करने में रही है। जी,